नमस्कार मांगा प्रेमियों, आज मैं फिर से डेथ गॉड के अगले एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। हमारे चैनल पर इस तरह की स्टोरीज आती ही रहती है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, क्वांग डुआंग को यू ने मार दिया था। अब आगे इस एपिसोड में देखते हैं। कहीं पर कोई बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना क्वांग डुआंग कल रात मर चुका है। जो सुन उसके आगे वाला पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं वह पर्सन बता रहा होता है, और क्या तुम्हें पता है उसे इस हद तक मारा गया है कि उसे अब पहचानना भी बड़ी मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि उसे उसके गार्डों के साथ नाले में फेंक दिया गया था। लोग उसकी मौत पर शौक मनाने के बजाय अब खुशी मनाते हुए बोल रहे हैं कि यह अच्छा हुआ, वह यही मौत को डिजर्व करता था। उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनता हुआ वह बंदा तुरंत ही वहाँ से भागता है और पिछले एपिसोड वाले बंदे के पास जाता है जिसने कि उससे यह आइडिया सजेस्ट किया था। वह उसके पास जाकर बोलता है, हे क्या तुमने सुना। तो वह पर्सन उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, शांत रहो। बाद में उसे बगल में ले जाते हुए बोलता है, अब चूंकि काम हो चुका है तो ध्यान रखना, इसके बारे में और कहीं भी मत बोलना। जिस पर कि वह पर्सन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो बस एप्रिसिएशन को शो करना चाहता था। जिस पर कि उसके आगे खड़ा पर्सन बोलता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह उनका काम है। जो सुन वह पर्सन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उनका नाम क्या है। जिस पर कि वह बंदा अपने आसपास देखते हुए कहता है, उन्हें असासिन सेक्ट बुलाया जाता है। तो वह पर्सन कहता है, ओह अच्छा, तो उनका नाम असासिन सेक्ट है, लेकिन अगर मुझे भविष्य में दोबारा जरूरत पड़ी तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर कि वह पर्सन बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रखना अगली बार बस एक नियांग काफी नहीं होंगे। इसके अलावा एक और जरूरी चीज याद रखना, तुमको इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं है, मतलब कि किसी और को बताना नहीं है। सीन चेंज होता है और हम एक नोबेल क्लैन के बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, हमारे पहले कमीशन के बाद हमें हर जगह से रिक्वेस्ट मिल रहा है, यह तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तुम जाओ और असासिन सेक्ट के लीडर को बताओ, जैसे ही मुझे परमिशन मिलती है मैं इन्फॉर्मेशन को एकत्र करना शुरू कर दूंगा। अगले सीन में इन्फॉर्मेंट लेडी को हम डेथ ब्रिंगर के पास देखते हैं, जहाँ पर कि वह अपने बॉस के द्वारा दी गई लेटर को उसे देता है। तो डेथ ब्रिंगर उसे देखते हुए कहता है, मुझे मना करने का कोई भी कारण इसमें नहीं दिख रहा है, सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। उसके इतना बोलते ही असैसिनेशन का काम शुरू हो जाता है। हर जगह मौत तांडव कर रहा था और चुन चुन के एक एक को मारा जा रहा था, बिना उस पर थोड़ी सी दया को दिखाए। कोई भी स्किप करने में कामयाब नहीं था। कुछ समय बाद इन्फॉर्मेंट लेडी बोल रही होती है, हमारे पास बहुत अधिक पैसे हो चुके हैं। तो डेथ ब्रिंगर बताता है, ठीक है अब से तुम इसे संभालोगी। जिस पर कि इन्फॉर्मेंट लेडी बोलती है, क्या सच में आपको मुझ पर भरोसा है। डेथ ब्रिंगर बताता है, क्यों नहीं, अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो तुम्हें यहाँ पर रहने देना हमारे लिए बेवकूफी से भरा होता। जो सुनता हुआ इन्फॉर्मेंट लेडी वह काफी हैरान होती है। बाद में उन पैसों को देखते हुए बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे मैनेज करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो डेथ ब्रिंगर बताता है, इनमें से आधे पैसे इग्नोबल क्लैन का है, तो इसे ले जाकर ब्रांच लीडर चैन को दे देना और 10% उन डिसेबलों को दे देना जो कि रिक्वेस्ट को लेते हैं। साथ ही थोड़े से पैसे उन इग्नोबल क्लैन के डिसेबलों को भी दे देना जो कि हमारे लिए इन्फॉर्मेशन को एकत्र करते हैं। इन्फॉर्मेंट लेडी जो कि सुन वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं यह ध्यान रखूंगी। बाद में डेथ ब्रिंगर गो को अपने पास बुलाते हुए उसे एक मिशन को देता है जिसके बारे में हम जान तो नहीं पाते हैं, लेकिन अगले सीन में हम गो को किसी जगह पर देखते हैं जहां पहुंच वह अपने मन में सोच रहा होता है, हमारा टारगेट कैफिंग रीजन का फेमस स्कमबैग है। वे सारे उन बिगड़ैल बाप के बेटे हैं जिनके पास बहुत अधिक धन है। उनके फैमिलियों के साथ खिलवाड़ करना जरा सा भी आसान नहीं है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो ये बस रेवेलरी और प्लेजर के लिए ही जीते हैं। उन्होंने हमारे क्लाइंट के वाइफ को किडनैप किया और उसके साथ खिलौने की तरह खेला है और अब उन सभी को मरना होगा। ये सब सोचता हुआ वह दरवाजे को धक्का मारते हुए अंदर आता है, जिसको कि देखता हुआ ये लोग भी कुछ भी नहीं समझ पाते और गो से कहते हैं, आखिर यह हरामखोर है कौन, क्या वह उस कुतिया का हस्बैंड है। तो ये बंदा बोलता है, अपने पिछवाड़े को लेकर यहाँ से निकल जाओ, हमारा अभी तक उसके साथ काम पूरा नहीं हुआ है, तुम कल अपनी वाइफ को वापस ले जाना। वो इसी तरह बकवास को कर ही रहा होता है, तभी उसकी बातों के बीच ही उसका गला कट जाता है और वह बंदा वहीं पर बेरहमी के साथ मारा जाता है। अपने साथी को इस तरह मरता हुआ देख बाकी के बंदे वह पूरी तरह से शौक में चले गए होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, भैंस की टांग, ये क्या हुआ, हरामखोर कमीने कहीं के, क्या तुम जानते भी हो उसके फादर कौन है। इस पल के बाद तुमने अपनी लाइफ की माँ बहन कर दी है, अब बचने की उम्मीद तो छोड़ ही देना। आगे वो कुछ बोल पाता तभी गो वह उसकी ओर बढ़ता है और उसका काम भी वहीं पर तमाम कर देता है, जिसको
को देख बाकी के बचे हुए बंदे वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता। गो बिना थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए उन दोनों को ही एक एक करके वहीं पर मार देता है और वे बस चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। वे सभी एक पल के अंदर ही मारे गए होते हैं। बाद में गो जब अपने बगल में देखता है तो उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, जिसको कि देखता हुआ वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह चीज एक साइन करता हुआ स्वाद था, जिसको कि लेता हुआ वह बोलता है यह हमारे मास्टर के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे वह उस लेडी के कमरे में जाते हुए अपने मन में कहता है क्या मुझे इसे बचाना चाहिए? नहीं, उसे यहीं पर मार डालो। हमारे क्लाइंट को यकीन नहीं है वह इसके साथ दोबारा नॉर्मली रह सकता है। मुझे अपने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को मानना ही होगा। चलो मैं तुम्हें बिना किसी दर्द के एक पल के अंदर मारने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ वह उसे वहीं पर मार देता है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। दूसरे सीन में हम डेथ ब्रिंगर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं गो ने उस लेडी को नहीं मारा था और उसे अपने साथ असासिन सेक्ट में ले आया था। कुछ देर बाद उस लेडी को इन्फॉर्मेंट लेडी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अभी उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। बाद में डेथ ब्रिंगर गो से कहता है आखिर तुमने मेरे ऑर्डरों को डिसओबे क्यों किया और उस लेडी को अपने साथ क्यों यहाँ पर लाए हो? तो गो उसे बताता है प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। उस पर लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो सुनता हुआ डेथ ब्रिंगर वह कुछ भी नहीं समझ पाता है, तो गो उसे बताते हुए कहता है मुझे नहीं पता मैंने उसकी मदद क्यों की है, बस मुझे उस समय ऐसा करने की फीलिंग आई थी। डेथ ब्रिंगर जिसको कि सुन उस पर भड़कते हुए कहता है कमीशन एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा के लिए फुलफिल करना आवश्यक होती है, चाहे फिर इसके लिए हमें जो करना पड़े। हम कभी भी अपने क्लाइंट के भरोसे को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए अब एक असासिन जिसने कि अपने भरोसे को खो दिया है वह अब असासिन नहीं रहेगा। तुम अपने घर लौट सकते हो, हमारे साथ काम करने की और कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात उस लेडी की तो तुम उसे मार डालो या फिर उसकी केयर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनता हुआ गो तुरंत ही उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो डेथ ब्रिंगर उसे बताता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने असासिनों के रूल को वायलेट किया है। आगे कुछ देर बाद डेथ ब्रिंगर की बातों को सुनता हुआ गो हार मान लेता है और उसे अपने साथ लाए हुए स्वॉर्ड को देते हुए बोलता है मास्टर मैं यह आपके लिए लाया था, मुझे लगा था कि यह आपके लिए परफेक्ट होगा। बाकी रही उस लेडी की बात तो मैं उसके होश में आते ही यहाँ से चला जाऊंगा। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है, जिसको कि पीछे से पंचिंग किंग देखने के बाद दरवाजे को बंद करके डेथ ब्रिंगर से कहता है क्या आप उस पर थोड़ी सी दया नहीं दिखा सकते? शायद उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि पास्ट में उसकी एक लवर थी जो कि उस ट्राइब की स्लेव थी जिसे कि हमने लूटा था, लेकिन गो की फीलिंग उसके लिए सच्ची थी। पर चूंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक स्लेव थी इसीलिए उसने आत्महत्या कर लिया था और गो उसे प्रोटेक्ट न करने के लिए आज तक खुद को दोषी मान रहा है। मैंने उस क्रूर रॉक ट्राइब के वॉरियर की आंखों में भी आंसू देखा है जो लड़ने के अलावा कुछ भी नहीं जानता। हो सकता है गो उस वुमेन के अंदर अपनी लेडी को देखा हो। डेथ ब्रिंगर जो कि सुनता हुआ बोलता है अगर हम इस तरह के कामों को नजरअंदाज करते गए तो हमारा सेल वह कमजोर हो जाएगा। भले ही अभी एक आदमी ने ऐसा किया है लेकिन हो सकता है इसे भविष्य में कंट्रोल करना मुश्किल हो, इसीलिए हमें डिसिप्लिन में रहना होगा, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। जिस पर कि पंचिंग किंग उसे बताता है मैंने आपको फॉलो करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं आपके साथ अपनी बाकी के बची हुई जिंदगी को बिताना चाहता था, ना कि इसलिए क्योंकि मैं एक असासिन बनना चाहता था। तो चूक कहता है यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम हमेशा के लिए दक्षिणी जंगल में लौट सकते हो। पंचिंग किंग जो सुनता हुआ बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं हमेशा आपको फॉलो करूंगा और आपके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं तो बस अपने साथ ही गो के लिए आपसे एहसान मांग रहा हूँ। मुझे यकीन है गो, मोजिन और यू उनके पास भी आपको फॉलो करने का मेरे जैसा ही सिमिलर रीजन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर दोबारा सोचेंगे। जिस पर कि डेथ ब्रिंगर वह कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ समय बाद हम इस लेडी को दोबारा देखते हैं जहाँ इन्फॉर्मेंट लेडी बोल रही थी डॉक्टर ने उसे चेक किया है और उसने कहा कि वह बस थक चुकी है, वह बस अपने मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, बाकी कहीं और उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। अगर वह अच्छी तरह खाती है और कुछ दिनों तक आराम करती है तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। गो जो सुनने के बाद उसे शुक्रिया बोलता है। बाद में वह उस लेडी को देख ही रहा होता है, तभी उससे कोई बोलता है बस एक बार, अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गो जिसको कि सुन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है जैसे ही वह एक बार ठीक हो जाती है मैं उसे यहाँ से भेज
भेज दूंगा। तो डेथब्रिंगर उसे बताता है उसके पति ने उसे ऑलरेडी छोड़ दिया है, उसके पास जाने के लिए अब कोई भी जगह नहीं बचा है, अगर तुम चाहो तो उसे यहाँ पर रख सकते हो। जो सुनगु बोलता है लेकिन मास्टर। तो डेथब्रिंगर उसे बताता है उसने नर्क का सामना किया है तो उसकी अच्छी तरह से ध्यान रखना, बाकी तुम्हारा शुक्रिया इस चीज के लिए। गुह जिसको कि सुन डेथब्रिंगर को कुछ भी नहीं बोल पाता और वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अगला सीन हेनान के झांग ब्रांच के किलर हेवन सेक्ट का होता है, जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है माय लॉर्ड यह मैं हूँ योब सॉन्ग। तो लॉर्ड कहता है अंदर आ जाओ, और इतनी सुबह सुबह तुम्हें क्या काम पड़ गई है। जिस पर कि उसके सामने खड़ा बंदा बोलता है हाल ही में हमारे दरवाजे पर कई सारे लोग आ चुके हैं अपनी शिकायतों को लेकर। हम देखते हैं वे बंदे बोल रहे होते हैं मुझे परवाह नहीं वह कहाँ से आया है, लेकिन उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। जबकि कोई दूसरा बोल रहा होता है मेरी वाइफ वह लापता है, मुझे यकीन है उसको भी उसी ने ले गया है, मैंने उसे लटके हुए देखा था। वहीं कोई तीसरा पर्सन बोल रहा होता है एक या दो लोग गायब होते तो यह कोई सेंस बनाता, लेकिन यहाँ पर पूरे 15 लोग गायब हो चुके हैं। उसने जरूर उन्हें किडनैप करने से पहले प्लानिंग को बनाया होगा। तो उसके सामने खड़ा गार्ड बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हें क्या गवर्नमेंट ऑफिशियलों के पास नहीं जाना चाहिए। जिस पर कि वे लोग बोलते हैं बेशक हम उनके पास भी गए थे, वे लोग भी जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है उन्होंने मैनर को इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा हमने पूरी जगह को जांच की है, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी वोवेन तो छोड़ो उनकी गंध तक नहीं मिली है। वहाँ बस हमें एक सज्जन व्यक्ति मिला था जो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करते हो तो तुम लोग निश्चित रूप से सजा के हकदार बनोगे। ये सारी बातों को मैनर लॉर्ड को अभी उसका सर्वेंट बता रहा होता है, जिस पर कि मैनर लॉर्ड बोलता है वे हरामी रिश्वतखोर। तो उसका सर्वेंट बोलता है जिन लोगों की वाइफ डॉटर किडनैप हो चुकी है उन्होंने हमारे पास 3000 नियांग को जमा करके गया है और हमसे उन्हें मारने का रिक्वेस्ट किया है। जो सुनता हुआ मैनर लॉर्ड बोलता है आखिर वह आदमी है कौन। तो उसका सर्वेंट बताता है वह एक अमीर आदमी है जो कि अचानक ही प्रकट हुआ और मैनर और आसपास की जगहों को ले लिया। उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता है सिवाय इसके कि उसके पास एक अंगरक्षक भी नहीं है जो कि उसकी संपत्ति को प्रोटेक्ट कर सके। तो मैनर लॉर्ड बोलता है क्या तुमने उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर किसी को नहीं भेजा था। जिस पर कि वह सर्वेंट बताता है हाँ मैंने आपको बताने से पहले यह करने की कोशिश की थी। मैनर लॉर्ड जो सुन बोलता है हाँ तो फिर क्या हुआ। वह सर्वेंट बताता है कल रात जांच करने के लिए गए भी सेकंड रेट किलर्स वह वापस नहीं आए हैं। मैनर लॉर्ड जो सुन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उस बंदे से कहता है ऐसा लगता है कि हम एक दिलचस्प आदमी पर ठोकर खा गए हैं। तो ठीक है मर्सीलेस स्वॉर्डमैन को वहाँ पर भेजो जो कि कहर बरसाने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता, वह बिल्कुल ही इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। जो सुनता हुआ वह बंदा वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन या फिर कहूँ कुछ समय बाद वह दोबारा भागते हुए मैनर लॉर्ड के पास आता है, जिसको कितना घबराया हुआ देख मैनर लॉर्ड उससे पूछता है क्या मर्सीलेस स्वॉर्डमैन वह वापस आ चुका है। तो वह सर्वेंट बताता है नहीं वह अभी तक वापस नहीं आया है और न ही हमें उसके बारे में कुछ खबर मिला है। मैनर लॉर्ड जो कि सुन अपने सर को पकड़ लेता है तो वह सर्वेंट उसे बताता है लॉर्ड मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता हूँ। जिस पर कि मैनर लॉर्ड बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, यह किलर हेवन सेक्ट की रेपुटेशन की बात है, सभी फर्स्ट रेट किलर को बुलाओ। कुछ देर बाद वह सर्वेंट बता रहा होता है माय लॉर्ड सभी फर्स्ट रेट किलर यहाँ पर आ चुके हैं। तो वह मैनर लॉर्ड बोलता है अब तक उस मैनर में 6 सेकंड रेट किलर के साथ साथ मर्सीलेस स्वॉर्डमैन भी गायब हो चुका है, जिसका कि बस यह कारण है कि हमारे पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक साथ वहाँ पर जाओ और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, साथ ही उस मैनर के लॉर्ड को मार डालो। आगे फिर से कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ मैनर लॉर्ड हरा थका बोल रहा होता है तो फर्स्ट रेट किलर भी वापस नहीं आया है। ऐसा लगता है कि मुझे खुद से ही वहाँ पर जाकर देखना होगा। उसका सर्वेंट जो सुन घबराते हुए बोलता है मैनर लॉर्ड हम हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते और उनसे मदद क्यों नहीं मांगते। जिस पर कि मैनर लॉर्ड बोलता है अगर मैं अपने सबऑर्डिनेट का देखभाल नहीं कर सकता तो मैनर लॉर्ड कहलाने का क्या ही मतलब है। अगर मैं भोर तक वापस नहीं आता हूँ तो ताजे खून से हेडक्वार्टर को लेटर लिखना, और अगर मैं 3 दिनों तक वापस नहीं आता हूँ तो तुम लोग इस जगह को छोड़ देना। इतना बोलने के बाद वह उस जगह के लिए वहाँ से निकल जाता है। बाद में कुछ समय बाद वह उस मैनर में पहुँच गया था जहाँ पर कि वह बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता
जाता है, जिसको कि देखता हुआ वह पूरी तरह से डर गया होता है, क्योंकि वह कोई रस्सी नहीं बल्कि एक ट्रैप था। और आगे वो कुछ सोच पाता तभी हजारों की तादाद में तीरों से छल्ले कर देता है और वह बस अपनी अंतिम सांस को ले रहा होता है, जहाँ उसके सामने कोई आते हुए कहता है, अरे यार तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? क्या तुम मेरे साथ शराब को पीना और कुछ मजे को करना चाहोगे? इसी के साथ हम देखते हैं यह बंदा कोई और नहीं बल्कि असली डकैत जोक्सा होता है, जो कि शायद अब विलन बन चुका है। वैसे वो पहले भी एक विलन ही था, बस हमें एहसास अब हुआ है। सीन चेंज होता है और हम हेनान के यूजी टाउन को देखते हैं, जहाँ एक बूढ़ा आदमी अपने शॉप को क्लोज करके सो रहा होता है। तभी उसके शॉप के अंदर कोई आता है, जिसको कि देखता हुआ वह बूढ़ा बोलता है, शुक्र है कि तुम अभी समय पर आ गए, अगर थोड़ी देर लेट आते तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे। जिस पर कि उसके सामने वाला पर्सन बोलता है, मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आया हूँ। तो वो बूढ़ा बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हो तो फिर फॉर्चून टेलर के पास क्यों आए हो? पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे नसीब को देख सकता हूँ। जिस पर कि वह पर्सन अपने पास से एक पेपर को निकालते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर 10,000 नियांग का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ और ये रही 5,000 नियांग एडवांस में। जो देखता हुआ वह बूढ़ा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही पलटी को मारते हुए बोलता है, आखिर वह कौन है जिसे तुम मारना चाहते हो? तो वह पर्सन उसके सामने किसी के स्केच को करते हुए बोलता है, यह आदमी है जिसने कि हमारे चीफ की डॉटर का रेप किया और हमारे ट्राइब की विरासत को चुरा लिया, इसीलिए चीफ इसका सर चाहता है। हम देखते हैं यह कोई और नहीं यागिन का स्केच होता है। वह बूढ़ा उस स्केच को देखने के बाद बोलता है, चिंता मत करो, सबसे अच्छे असासिन को यह काम सौंपा जाएगा। आगे हम हेनान के यूजी टाउन ब्रांच में किलर हेवन सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है, तो 10 मार्शल आर्टिस्ट हमेशा उससे प्रोटेक्ट करता है, पर फिर भी तुम लोगों को एक मौका तो मिल ही जाएगा अगर तुम पेशेंस से रखकर इंतजार करते हो। बाकी यदि तुम लोग इस काम को पूरा करते हो तो तुम लोगों को अच्छा इनाम भी मिलेगा। जो सुनता हुआ वे लोग वहां से जाते हुए बोलते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट करने की। अगले सीन में हम यागिन को कहीं पर देखते हैं अपने लोगों के साथ खाना खाते हुए, जहाँ पर कि उस पर कुछ लोग नजर रखते हुए बोल रहे होते हैं, ऑलरेडी 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वह कमीना एक पल के लिए भी अकेला नहीं होता। जिस पर कि दूसरा कोई पर्सन बोलता है, क्या तुमने मास्टर की बातों को ध्यान से नहीं सुना था? अगर हम पेशेंस रखकर इंतजार करते हैं तो हमारे पास मौका जरूर होगा। तभी एक बंदा बोलता है, शांत हो जाओ और वहाँ पर देखो, ऐसा लग रहा है वे एक दूसरे को अलविदा बोल रहे हैं, शायद अब हमारे पास एक मौका होगा। 8 गार्ड अलग हो चुके हैं, अब बस उसके पास 2 ही गार्ड बचे हुए हैं, तो चलो अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इतना बोलते हुए वे लोग यागिन का छुपके से पीछा करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही यागिन एक घर के अंदर जाता है वे लोग उसे मारने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। साथ ही आपस में इशारों में बात करते हुए कहते हैं, यह हमारे लिए एकमात्र मौका है, इसीलिए सब ध्यान रखना, हमें इसे मिस नहीं करना है। इसी के साथ वे लोग तुरंत ही दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाते हैं, जिसको कि देखता हुआ यागिन बोलता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन? तो ये बंदे बताते हैं, हम तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने वाले ग्रिम रीपर हैं। जिस पर कि यागिन बोलता है, इतनी जल्दी नहीं दोस्त, मैं काफी हैरान हूँ तुम लोग इतनी तेजी से कैसे भाग सकते हो अपने आसपास की जांच करने की जहमत को उठाए बिना। जो सुनता हुआ वे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हम देख पाते हैं यागिन के सभी बॉडीगार्ड उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया होता है, जिनको देखता हुआ वे लोग बोलते हैं, तो इंतजार हम लोग नहीं कर रहे थे बल्कि इंतजार तो ये कर रहा था। तभी उन सभी पर यागिन और उसके लोग अटैक कर देते हैं और उन सभी को ही खत्म करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में उन सभी का काम तमाम हो जाता है। जिसके बारे में खबर जब उन लोगों के मास्टर के पास पहुंचता है तो वह बंदा बोलता है, धिक्कार है उन बेवकूफों को, अच्छी तरह से समझाया गया था कि शिकार आसान नहीं है, पर फिर भी उन लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। वहाँ पर हाइड एंड किलिंग ब्लेड मास्टर को भेजो। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और हम किसी दूसरी जगह पर देखते हैं, जहाँ कुछ समय के बाद यागिन अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था और आपस में वे लोग बात कर ही रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, क्या तुमने उरिची को देखा? मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा है। तो दूसरा बंदा बोलता है, उसने कहा था कि उसका पेट खराब है इसीलिए वो हल्का होने के लिए गया था, लेकिन क्या सच में वो अभी तक नहीं आया? जो सुनता हुआ सभी लोग एकदम से ही अलर्ट में आ जाते हैं और यागिन एक बंदे को वहाँ से भेजते हुए बोलता है, जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। वे बंदे जिसको कि सुनता हुआ खोए हुए बंदे को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं, तो एक बंदे की ध्यान उस पर जाता है जो कि अब मर चुका था, उसे किसी ने मार डाला था। इस कारण से वह काफी ही ज्यादा हैरान होता है और जैसे ही इस खबर को पहुंचाने के लिए वापस जाने लगता है, उसी समय उसे झाड़ियों के पीछे अपने दूसरे साथी
पर ध्यान जाता है जो कि ढूंढने आए बंदे की खोज में आया था, पर अभी वह खुद ही मारा गया था। वह उसको देखता हुआ कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से भी कोई दूसरा पर्सन आता है और उसके सर को पकड़ता हुआ उसे वहीं पर मार देता है। लेकिन उसके साथ ऐसा करता हुआ कोई दूसरा बंदा उसे देख लेता है। इसी कारण से वह चिल्लाते हुए अपने बाकी लोगों को बुलाते हुए कहता है, यहाँ पर एक असासिन है। साथ ही वह उस पर अटैक करने की जब कोशिश करता है तो वह बंदा अब वहाँ से गायब हो चुका था और ये लोग ये देखकर कुछ भी नहीं समझ पाए होते हैं। इसलिए यागिन बाकी के लोगों से कहता है, आसपास की जगहों को पूरी तरह से खोजो। वे बंदे जिसको कि सुनने के बाद अपने आसपास की जगहों पर उस असासिन को ढूंढने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं वह असासिन बहुत ही चालाक था। वे एक एक करके उन बंदों को मारना शुरू कर दिया होता है और उन लोगों का हाथ भी नहीं लग रहा था, जिसके चलते वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे। इतने में ही यागिन पर एक असासिन अटैक करता है, जिसे कि यागिन किसी तरह अवॉइड किया था और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उस असासिन को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बारे में जब खबर उस मास्टर को मिलता है तो वह कहता है, क्या हाइडिंग ब्लेड मास्टर भी खत्म हो चुका है? तो ठीक है, इस बार तुम लोग जाओगे। फर्स्ट रेट किलर आगे बढ़ो। तो वे लोग बोलते हैं, ठीक है हम समझ गए, लेकिन हमारा टारगेट वो कहाँ पर है? उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और हम दोबारा यागिन के लोगों को देखते हैं, जिसको कि वे दोनों फर्स्ट रेट किलर मिलकर मार रहे होते हैं। पर उन्हीं के बीच एक बॉडीगार्ड अपनी बहुत ही बड़ी हिम्मत को दिखाता है और उस फर्स्ट रेटेड किलर के स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है, अकेले भागने की कोशिश मत करो, चलो मेरे साथ नर्क में चलो। इसी के साथ वह उसे पूरी तरह से जकड़ लिया होता है, जिसके चलते वह बंदा कुछ सोच पाता उससे पहले ही यागिन उसके पीछे से आते हुए उसे भी वहीं पर खत्म कर देता है और कुछ ही देर बाद वे सभी फर्स्ट रेटेड किलर मारे जाते हैं, जिसके के बारे में खबर उस मास्टर को मिल चुका होता है। पर उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके पास आते हुए बोलता है, ग्रीटिंग माय लॉर्ड, मैं आपसे बोलना चाहता था 10,000 न्यांग के कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला था वह मेरे ही कारण आपको दिया गया था। इसीलिए मैं सोच रहा था कि चूंकि यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बड़ा है तो क्या आप मुझे और थोड़ा सा पैसे दे सकते हो? जिस पर कि वह लॉर्ड बोलता है, आखिर तुम कितने पैसे चाहते हो? तो वह बूढ़ा बताता है, अगर आप मुझे 300 न्यांग दे देते तो बहुत अच्छा होता। जिस पर कि उसे एक जोरदार हिट को देते हुए वह लॉर्ड बोलता है, हरामखोर कहेंगे, उस रिक्वेस्ट की खातिर हमारी फटी पड़ी है और तुम्हें 300 न्यांग चाहिए। बाद में वह अपने सर्वेंट से बोलता है, हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करो, हमें और भी ब्लड एग्जीक्यूशनर चाहिए। सीन चेंज होता है और हम कहीं पर सोहयान को देखते हैं, जो कि सुगो के सामने एक पेपर को करते हुए बोल रही होती है, ये रही आपकी 10,000 न्यांग। मैं यह नहीं करने वाली हूँ, मैं इसके बदले किसी को मारना पसंद करूंगी, जो कि करना बहुत ही आसान है, पर मैं खुद के सेक्ट को नहीं बना सकते, इसके लिए मुझे दुख है। सोगो जिस पर की बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पता है तुम क्या कर सकती हो तो यह भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वह खुद की जान भी ले सकती है। पर खैर ऐसा लगता है कि हमारे भाइयों ने मेरे इंटेंशन को नहीं समझा है। मैंने उन्हें असासिन सेक्ट को बनाने के लिए कहा था, ना कि किलर हेवन सेक्ट के साथ युद्ध को छेड़ने के लिए। वे दोनों बेवकूफ किलर हेवन सेक्ट के मेंबरों को बस मार रहे हैं। केवल जोंगली चू हुई है जो कि सेक्ट को बना रहा है और फेवर को एक्सेप्ट कर रहा है, साथ ही अपने पावर को बढ़ा रहा है। जो सुनता हुआ सोहयान वह काफी ज्यादा हैरान होती है। तो सोगो उसे बताती है, ठीक है लिटिल सिस्टर, तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए रह सकती हो। तो सोहयान कहती है, शुक्रिया आपका, अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जिस पर कि सोगो बोलती है, यागिन ने 20,000 न्यांगों के साथ अपने लिए एक मैनर को बनाया है और खुद को उसके अंदर बंद कर लिया है। वह शायद तब तक बाहर ना आए जब तक कि उसे पैसों की कमी ना हो जाए। इसलिए अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो मैं चाहती हूँ तुम उसके पास जाओ और उसे बाहर निकालो। आगे हम किसी दूसरी जगह को देखते हैं, जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है, सेक्ट लीडर यूजी टाउन ब्रांच से हमारे पास ब्लड एग्जीक्यूशनर का रिक्वेस्ट आया है। जिस पर कि वह लीडर बोलता है, पहले कैफिंग जाएंगे और अब यूजी टाउन, आखिर चल क्या रहा है? तो उसके सामने खड़ा बंदा बताता है, हम भी अभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनता हुआ वह लीडर बोलता है, दूसरे ब्रांचों से बेस्ट असासिन को चुनो और उन्हें यह साइन करो और सुनिश्चित करो वे कमीने किलर हेवन सेक्ट को चैलेंज करने के परिणाम को भुगते। तो वह सर्वेंट वहां से जाते हुए बोलता है, जैसा आप चाहे। दूसरे सीन में हम उस डिसेबल को देखते हैं जिसने कि उस मोटे काइडेंग के कॉन्ट्रैक्ट को लिया था। उसके पास एक बंदा आकर बोलता है, हे क्या तुम ही हो जो कि किलर कॉन्ट्रैक्ट को लेते हो? मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या तुम लोगे? जिस पर कि वह डिसेबल बोलता है, आखिर तुम्हें इस तरह की बकवास किसने बताया है? तो उसके सामने वाला पर्सन उसके आगे अपने हाथ को जोड़ते हुए बोलता है, मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी
परी है, प्लीज मेरे रिक्वेस्ट को सुनो और मेरी मदद करो। जो सुनता हुआ वह डिसेबल कुछ भी नहीं समझ पाता। बाद में उसे अपने साथ ले जाते हुए बोलता है ठीक है मेरे पीछे आओ। इसी के साथ वह उसे गले में ले जाकर बोलता है सबसे कम कीमत 200 न्यांग होगी, क्या तुम समझ गए? तो उसके सामने वाला पर्सन बोलता है चिंता मत करो, मैं अपने पूरे जीवन की कमाई को लगा दूंगा। जो सुनता हुआ वह डिसेबल बोलता है ठीक है मुझे बताओ तुम किसे मारना चाहते हो? तो उसके सामने खड़ा पर्सन उसे एक जोरदार मुक्के को देता है और उसे जमीन पर गिराते हुए बोलता है मैं मारना तो कई लोगों को चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बताओ वे फकर्स कहाँ पर हैं? सीन चेंज होता है और हम इग्नोबल क्लैन के ब्रांच लीडर को देखते हैं, जहाँ पर कि उसके सामने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट रखे गए होते हैं, जिसको कि देखता हुआ वह बोलता है क्या ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नए हैं? तो इन्फॉर्मेंट लेडी बताती है हाँ मैं इन्हें रिव्यू के लिए सालमुंजो को सौंप दूंगी। जिस पर कि ब्रांच लीडर एक कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हुए बोलता है दुनिया भले ही कितनी ही अराजकता में क्यों ना पड़ी हो, पर कितने सारे लोग हैं जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इतने सारे पैसे वो कम नहीं है, आखिर इन लोगों को इतने सारे पैसे मिल कहाँ से रहे हैं? अब तो यह भी बताना मुश्किल हो चुका है हम लोग हामुन हैं या फिर असासिन, इसीलिए चलो मैं इसका खुद से ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर वह एक बंदे के पास जाता है जो कि उसे देखते हुए बोलता है माय लॉर्ड। तो ब्रांच लीडर बोलता है क्या कोई दिक्कत है? तो वह बंदा बताता है आप जानते हैं ना सालमुंजो उन लोगों को कमीशन का 10% देता है जो कि रिक्वेस्ट को लाता है। जो सुनता हुआ ब्रांच लीडर बोलता है हाँ सही कहा। तो वह बंदा बताता है आप उन्हें बोलिए इसे रोकने के लिए। जिस पर कि ब्रांच लीडर बोलता है अगर सालमुंजो प्रॉफिट को शेयर कर रहा है तो तुम इसे क्यों चाहते हो रोकने के लिए? तो वह बंदा बताता है क्योंकि इस कारण से डिसेबल अपने काम को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को बस एक कमीशन के साथ ही भारी मुनाफा हो जाता है, इसीलिए हर कोई कस्टमर को तलाश कर रहा है। यहाँ तक यह चीज माँ गेट के डिसेबलों तक ही अब सीमित नहीं रहा है, बाकी के गेटों के भी डिसेबल ऐसा ही कर रहे हैं। जो सुनता हुआ ब्रांच लीडर बोलता है तो ऐसी बात है। वो दोनों इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा काफी स्पीड में भागते हुए आता है और उन लोगों को कुछ बताता है, जिसको कि सुन जब ये लोग उस जगह पर जाते हैं तो हम उसी पहले मार खा रहे डिसेबल को देखते हैं जो कि बुरी तरह से अब मारा गया था। जिसको कि देखता हुआ वे लोग कुछ बातें करते हैं, जो कि स्टोरी इतनी फास्ट होने के कारण घंटा में कुछ भी समझ नहीं पाया हूँ। बिल्कुल ही नई चीज एकदम से ही डाल देते हैं और पुरानी चीजों को एकदम से ही बदल देते हैं। ट्रांसलेशन और नई नई चीजों की माँ बहन एक हो चुकी है, इसीलिए इसे और भी ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए चलो थोड़े से आगे बढ़ते हैं। बाकी वैसे भी स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आप लोग समय के साथ समझ ही जाओगे। खैर हम ब्रांच लीडर को कुछ समय बाद डेथब्रिंगर के सामने देखते हैं, जहाँ पर कि वह डेथब्रिंगर से कुछ बोलता है तो डेथब्रिंगर कहता है आखिर अब मैं तुम्हें परेशान करने वाले कौन से काम को कर दिया है? मैं तो बस हामुन की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूँ। जिस पर कि ब्रांच लीडर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन यही वह प्रॉब्लम है। जिस पर कि डेथब्रिंगर बोलता है बातों को घुमाना बंद करो और मुझे सीधे सीधे बताओ क्या बात है? तो ब्रांच लीडर उसे बताता है सालचोट गेट वह वापस आ चुका है और सालमुन को ढूंढ रहा है। जो सुनता हुआ डेथब्रिंगर उसे बताता है सालचोन गेट की परवाह मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। तो ब्रांच लीडर कहता है कि आप अभी ग्योबेंग ब्रांच और सालचोन गेट के हेडक्वार्टर को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ग्योबेंग हामुन में बहुत ही डीपली इन्वॉल्व है, जो कि एक बड़ी समस्या बन सकती है। आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं इग्नोबल क्लैन के सभी मेंबर एक साथ बैठे हुए थे और वे लोग हेंगजू नाम के किसी पर्सन का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर वह पर्सन आ जाता है और उन लोगों से कहता है इतनी देरी से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ब्रांच लीडर बोलता है ठीक है यहाँ पर आकर बैठो और अब से मैं अनाउंस कर रहा हूँ सालमन से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज को रोक दिया जाएगा और जो भी सालमन में डीपली इन्वॉल्व है उन सभी को एलिमिनेट कर दो और इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। तो एक बंदा बोलता है क्या यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? जिस पर कि ब्रांच लीडर उसे बताता है 2 लोग पहले ही मर चुके हैं और हम नहीं जानते हैं कि सालचोन गेट वह इसके बारे में कितना जानता है, इसीलिए इससे पहले कि और कुछ बिगड़े हमें इसे यहीं पर कट करना होगा। इसीलिए उन लोगों का पहले ध्यान रखना जो कि इसमें डीपली इन्वॉल्व है। तो वे सारे लोग वहाँ से ग्रीट करके जाते हुए बोलता है हम समझ गए, लेकिन ब्रांच लीडर इन्फॉर्मेंट लेडी को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और उसके सामने एक डब्बे को करता हुआ बोलता है चिलबोसाया, एक ऐसा वाइपर जो कि 7 स्टेप में मारता है, तुमको दर्द भी नहीं होगा। जो सुनता हुआ इन्फॉर्मेंट लेडी बोलती है क्या मैं इतनी खतरनाक हूँ? तो ब्रांच लीडर कुछ भी नहीं बोलता, यानी कि इन्फॉर्मेंट लेडी को अब मरना होगा। इसीलिए इन्फॉर्मेंट लेडी उसके सामने कुछ बोलती है, बाद में वह उस डब्बे को अपने साथ ले जाती है और जब अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके सामने बस एक डेथ रिपोर्ट रखा गया था जिसको
जिसको कि वह लेते हुए कहती है तो वह पहले ही यहाँ से जा चुका है, आखिर बदला कौन लेगा। वह अपने भाग्य को एक्सेप्ट करती है और उस डब्बे के अंदर जब अपनी उंगली को डालती है तो वह डब्बा एकदम से ही फटता है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही किलर आ चुका था जिसने कि पहले उस डिसेबल को मारा था। वह आते ही इन्फॉर्मेंट लेडी से बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, मरने से पहले तुम्हारे लिए अभी भी एक काम बचा है, क्योंकि अगर तुम मरने की कोशिश कर रही हो तो इसका मतलब तो एक ही है कि तुम कुछ ना कुछ तो जानती हो। तो इन्फॉर्मेंट लेडी बोलती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो वह किलर उसके गले पर शॉट को रखते हुए बोलता है ठीक है तो चलो देखते हैं आखिर दूसरे लोग तुम्हारे मुंह को कितनी देर तक बंद रख सकते हैं। मुझे बताओ वह आदमी कहाँ पर है, आगे उसे वो कुछ नुकसान पहुंचाता। तभी एक आवाज आती है रुक जाओ। हम देखते हैं वहाँ पर डेथ ब्रिंगर आ चुका था और उस किलर से कहता है आखिर तुम इस कमजोर सी वोमेन के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो वह किलर बोलता है तुम हो कौन, जिस पर कि डेथ ब्रिंगर बताता है मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा था। जो सुनता हुआ वह किलर बोलता है यह किस तरह की बेकार की बातें हैं, मुझे बताओ क्या सच में तुम ही थे जिसने कि बेकर सेक्ट के ब्रांच लीडर को मार डाला और पूरे स्टेट को क्योस में डाल दिया। तो चू बोलता है हाँ तुमने सही कहा, जिस पर कि वह किलर इन्फॉर्मेंट लेडी को दूर फेंकता है और चू पर अटैक करते हुए बोलता है सच में इस पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन चू उसके अटैक से बच चुका था तो वह किलर उस पर अपने किक के साथ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चू उसे भी अवॉइड कर देता है। तो वह किलर दोबारा अपने स्वॉर्ड के साथ उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस बार भी नाकामयाब था। चू तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस किलर को बिना छरपटाई वहीं पर मार देता है, जिसको कि देखता हुआ इन्फॉर्मेंट लेडी वह काफी ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। वहीं चू उसे बताता है ऐसा लगता है कि चुनवारों में मेरे रहने का अब कोई कारण नहीं है। हायोंग जो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और हम जियोक्सा के मैनर को दोबारा देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग उस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसको कि दूर से देखता हुआ जियोक्सा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितने सारे को मारता हूँ, लेकिन फिर भी मक्खियाँ उड़ते ही रहते हैं, यह जानते हुए भी कि वो यहाँ पर आकर मारे जाएंगे, पर फिर भी वे भिनभिनाना नहीं छोड़ते। पर खैर मैं तुम्हारे भाग्य के लिए दुआ करूंगा, ऐसे ही लगे रहो। इतना बोलते हुए वह वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है, जहाँ पर कि उसकी सेवा कई सारे वही लड़कियां और औरतें कर रही होती है, जिसको कि उसने किडनैप करके लाया होता है आसपास की जगहों से और उनके पूरे मजे ले रहा होता है। बाद में वो कहता है क्या तुम लोग अपने अपने घर वापस जाना चाहती हो, मुझे बताओ अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जिस पर कि वे लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो जियोक्सा उनकी ओर देखते हुए कहता है ओह तो ऐसी बात है, लगता है कि तुम लोगों को यहाँ रहना अपने माता पिता पति और बच्चों के साथ रहने से ज्यादा बेहतर लग रहा है। चलो अच्छा है, गरीब माँ बाप की देखभाल करना और एक घर पर ना रहने वाले पति के लिए मेहनत करना, साथ ही कीड़े मकोड़े बच्चे उनके सर को दुखाने वाले चीजों को संभालना सच में बड़ी बेकार चीज होती है। लेकिन यहाँ अच्छे कपड़े, गर्म बिस्तर, खाने से भरे गोदाम और काम केवल एक मेरे साथ खेलना और मस्ती करना, यह तुम लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जो सुनता हुआ एक बंदी बोलती है हाँ सही कहा सर आपने, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह आपकी सेवा करते हुए जीना चाहती हूँ, लेकिन क्या आप प्लीज मेरी फैमिली को गोदाम में से चावल का एक बैग भेज सकते हैं। मुझे चिंता हो रही है कि मेरे मदर और फादर अभी भी भूखे होंगे। जो सुनता हुआ जियोक्सा वह थोड़ा सा सीरियस होकर उसकी ओर शेक वाली लुक को देने लगता है। तो वह लड़की उसके सामने भीख मांगते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी जियोक्सा को कुछ महसूस होता है, जिसके चलते वह बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि अभी तक किसी भी ट्रैप के एक्टिवेट होने का आवाज नहीं आया था और न ही किसी के चिल्लाने की। इस कारण से वह तुरंत ही बाहर भागते हुए जाता है और अपने आसपास देखते हुए बोलता है वे जाल से बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर ये कैसे हो सकता है, क्या वे लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं। यह तो बहुत ही ज्यादा बेकार सी चीज है। इसी के साथ वह अपने रूम में दोबारा जाता है और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। तो वे लड़कियां कुछ भी नहीं समझ पाती। वहीं जियोक्स अपने मन में सोच रहा होता है आखिर साल्चियन गेट को ट्रैप के बारे में कैसे पता चला, यह जरूर पैसों के लिए हो रहा है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। यह कितनी अफसोस की बात है। ये सब सोचता हुआ वह जैसे ही दरवाजे को खोलता है, पीछे से सारी वोमेन कहती है मास्टर आप कहाँ पर जा रहे हो, आप हम लोगों को यहीं पर छोड़ने के फैसले को तो नहीं कर रहे हो। जिस पर कि जियोक्स वापस उन लोगों की ओर पलटते हुए दरवाजे को बंद करने के बाद बोलता है माफ करना डियर, मुझसे गलती हो गई। मैं तो लगभग उन लोगों को अपने पीछे छोड़ ही देता जो मेरे बारे में जानते हैं। तो अब भले ही मैं कितना ही जल्दी में क्यों ना हूँ, मुझे इससे निपटना ही होगा। उसके ऐसे
ऐसे रूप को देखता हुआ सारी लड़कियां वह काफी ही ज्यादा घबरा चुकी होती है, लेकिन हम बस उस कमरे से बाहर उनकी चीखें ही सुन पाते हैं। बाद में हम कहीं पर देखते हैं जोक्सा उन सभी लेडीज को मारने के बाद उस जगह से बचकर निकल गया होता है और अपने घर को देखते हुए बोलता है, मुझे पता लगाना होगा आखिरकार यह किसने किया है। आगे हम कहीं दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ डेथब्रिंगर अपने साथियों के साथ पहुंचा होता है और अपने आगे खड़ा बूढ़ा आदमी से बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब तुम भी खतरे में हो। तो बूढ़ा बोलता है, आपको इस बुरे आदमी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खतरे में जीना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं इसी तरह पूरी जिंदगी जीता रहा हूँ। जिस पर कि डेथब्रिंगर बोलता है, ओह तो ऐसी बात है। बाद में बूढ़ा आदमी उन्हें अपने साथ ले जाते हुए कहता है, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ इसीलिए ये छोटा है। अगर आपको किसी भी तरह से दिक्कत होती है तो मैं आपके लिए किसी नई जगह को ढूंढ दूंगा। चलिए कुछ खाना खा लेते हैं। और हाँ, गो उस लेडी को भी अपने साथ लेकर आया होता है जो कि अभी भी डिप्रेशन में होती है। तो गो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। वहीं यू बोल रहा होता है, भले ही उस डॉक्टर का पहनावा वह खराब था लेकिन वह इलाज बड़ी ही कारगर करता है। तभी वहाँ पर सोगो अचानक से ही आती है और डेथब्रिंगर को आवाज लगाते हुए कहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे लगा सब कुछ स्मूथली चल रही थी। जिसको कि तुरंत ही डेथब्रिंगर ग्रीट करते हुए बोलता है, यह कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जो सुनता हुआ उसके सभी साथी एक साथ खड़ा होता हुआ सोगो को ग्रीट करता है। कुछ समय बाद डेथब्रिंगर जब सोगो के साथ होता है तो वह बोल रहा होता है, पलटवार मैंने इसकी पहले से ही उम्मीद की थी लेकिन मैं इससे डरता नहीं। लेकिन मुझे लगा था कि यह सैलमन और सालचौन के बीच एक बोरिंग फाइट है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। पर अब सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे दुख है हमारी प्लानिंग में गड़बड़ी हो चुकी है। जो सुनता हुआ सोगो बोलती है, नहीं इसमें तुम्हें दुख करने की कोई बात नहीं है, पीछे हटना इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है। यह उन लोगों से 100 गुना बेहतर है जो अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो डेथब्रिंगर बोलता है, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो? सोगो बताती है, जोक्सा। तो डेथब्रिंगर कहता है, तब तो उन्हें खतरे में होना चाहिए। सोगो बताती है, हाँ पर उन्हें थोड़ा सा सफर करने दो, इससे वे लोग बेहतर समझेंगे। डेथब्रिंगर जो कि सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोलता है। तो सोगो कहती है, तुम यहाँ तक आने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसीलिए आराम करने के लिए थोड़ा सा समय निकालो और अपने दिमाग को ठंडा करो। सेम टाइम पर हम कहीं पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि बिना किसी चीज की परवाह किए अपना काम कर रहा था। तभी उससे कोई बोलता है, क्या बात है तो तुम यहाँ पर हो, बताओ क्या हाल है? जोक्सा के इस तरह देख हुआ बंदा कहता है, अरे यार तुमने मुझे डरा दिया था। शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे ट्रैपों को मैंने रिवील किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे ट्रैपों के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। जो सुनता हुआ जोक्सा बोलता है, क्या सच में? फिर ऐसा कौन कर सकता है? जो सुनता हुआ वह पर्सन कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो जोक्सा उससे कहता है, जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दो, मैं इसे जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इतना बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। तो वह पर्सन घबराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना यह मैंने नहीं किया है, मेरी बातों का विश्वास करो। लेकिन साल होनबो, उस नाम को सुन जोक्सा कहता है, साल होनबो के अलावा और कोई भी? तो वह पर्सन कहता है, हाँ तुमने कहा था कि तुमने 3 दिन पहले ट्रैप के लेआउट को खो दिया है, इसीलिए तुमने एक और कॉपी को मांगी थी, क्या तुम्हें याद है? जोक्सा जो सुन बोलता है, मैंने इस तरह की रिक्वेस्ट किसी भी तरह से नहीं की है। जो सुनता हुआ वह पर्सन काफी ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अगर उसने यह रिक्वेस्ट नहीं किया था तो आखिर वो कौन था? पर उसकी इसी हैरानी के साथ सीन चेंज होता है और हम बुढ़ाऊ को देखते हैं जो कि सोगो से बोल रहा होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सोगो उसे अंदर बुलाती है। बाद में बुढ़ाऊ बोलता है, यह जानकारी मुझे बैगर से मिली है, साल चेमुन मंगोलियन वॉरियरों का पीछा कर रहा है। सोगो बताती है, मुझे पता है यागिन इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। जिस पर कि वह बुढ़ाऊ बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था लेकिन इस बार यह अलग है। साल चेमुन ने अपने हेडक्वार्टर से 10 फर्स्ट रेड असासिनों को बुलाया है, इस बार उनके लिए यह मुश्किल होने वाली है। आगे वो उससे क्या बोलता है हम नहीं जान पाते, लेकिन सोगो वहाँ से तुरंत ही घबराते हुए डेथब्रिंगर के पास पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर उससे केवल इन्फॉर्मेंट लेडी मिलती है जिससे कि वह पूछती है, आखिरकार जोंगलीचू वो कहाँ पर है? तो इन्फॉर्मेंट लेडी उसे बताती है वह भोर होने से पहले ही यहाँ से चला गया है। जिस पर कि सोगो उससे पूछती है, आखिरकार कहाँ पर? तो इन्फॉर्मेंट लेडी उसे बताती है उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, उसने बस कहा था कि उसे किसी चीज को देखने की आवश्यकता है। जो सुनता हुआ सोगो और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन अपने पास और भी कोई ऑप्शन ना देखते हुए वह बाकी के बंदों से कहती है, तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी, तैयार हो जाओ और जल्दी करो। जिस पर कि वे लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। तो सोगो उन सभी को बताती है, मुझे पता है तुम लोग केवल लॉर्ड चू के ही ऑर्डर को सुनते हो, लेकिन अब हम लोग
लोग फैमिली हैं, इसीलिए अब जब कि तुम्हारे भाई खतरे में हैं, तो क्या तुम लोग उसकी मदद नहीं करोगे? उसके इतने अच्छे भाषण को सुनने के बाद भी जब बाकी के लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो सोगो तुरंत ही उन लोगों को वहीं पर छोड़कर बाहर निकल जाती है और बुढ़ऊ को आवाज लगाती है। तो बुढ़ऊ उसके लिए तुरंत ही घोड़े का इंतजाम कर देता है और सोगो वहां से जाते हुए बोलती है, मैं यागिन को बचाने के लिए जा रही हूँ। चू और सोहयोन से तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश करो। इसी के साथ वो वहां से काफी स्पीड में निकल जाती है। सेम टाइम पर हम यागिन की ओर देखते हैं जिसका कि अभी भी पीछा हो रहा होता है और वे लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ भी देखते हैं जोक्सा के अपने मैनर को छोड़कर भाग जाने के बाद वहां पर मरे हुए सारे वोमेन को बाहर निकाल लिया गया होता है और उनके फैमिली उन्हें इस हालत में देखते हुए रोते हुए बोल रहे होते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी मेहनत किया बस अपनी फैमिली को खिलाने के लिए, पर फिर भी देखो तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है। वहीं दूसरा कोई पर्सन बोल रहा होता है, वह हरामखोर कहीं का, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, वह हरामखोर कमीना सच में दानव है। मैंने उस दानव को मारने के लिए हेवन सेक्ट को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी भी वे लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह उस पूरे जगह पर अंतहीन मातम मचा होता है। वहीं भीड़ में छुपा सोहयोन सोच रही होती है, उस बेकार से कचरे ने ऐसा क्यों किया। तभी उसके पास एक बंदा आकर बोलता है, लेडी सोहयोन, जिसको कि जब वह बंदी नहीं पहचानती है तो वह बंदा उसे धीरे से बताता है, मैं एल्डर चियोन का मैसेंजर हूँ। लेडी सोगो ने कहा है कि यागिन वो अभी खतरे में है, इसीलिए आपको तुरंत ही बुलाया गया है। आगे हम दोबारा यागिन को देखते हैं जिसका कि सभी साथी मर चुका होता है और बस 2 से 3 ही लोग बचे हुए थे, लेकिन उसमें से भी एक पर्सन भागते भागते थक जाने के बाद वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और अपनी जिंदगी से हार मानते हुए बोलता है, मैं आपके साथ और आगे नहीं जा सकता, प्लीज आप लोग यहाँ से अकेले ही चले जाइए, मैं कुछ देर आपके लिए समय को बाय करता हूँ। इसी के साथ वो अपना पीछा कर रहे लोगों पर तीर से अटैक करने लगता है, जिससे कि बचने के लिए वे लोग अपने लोगों को पीछे करता है। दूसरी तरफ वो बंदा यागिन से बोल रहा होता है, प्लीज जल्दी करिए और यहाँ से निकल जाइए। उसकी ऐसी हालत को देखता हुआ यागिन बोलता है, अगर हम दूसरी लाइफ में एक साथ मिले तो मैं तुम्हें जरूर एक ड्रिंक को ऑफर करूंगा। इतना बोलते हुए वह आखिरी के बचे बंदे के साथ वहां से तुरंत ही निकल जाता है, जबकि यह बंदा दुश्मनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम उसके दुश्मनों को देखते हैं जिनका कि लीडर अकेला ही आगे बढ़ते हुए अपने साथियों से कहता है, तुम लोग यहीं पर रखो, मैं उसको देखता हूँ। इसी के साथ वह काफी स्पीड में उस बंदे के सभी अटैकों को अवॉइड करता हुआ बहुत ही ज्यादा उसके नजदीक तक पहुंच गया होता है। वहीं उस बंदे के पास अब तीर खत्म हो चुका था, जिसके चलते वह हैरान हो ही रहा होता है। तभी उसके पास वह किलर पहुंचकर तुरंत ही उसका काम वहीं पर तमाम कर देता है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कहीं पर देखते हैं जो कि हेवन सेक्ट का हेडक्वार्टर होता है। वहां पर जब सारे गार्ड पहरा दे रहा होता है तभी उनका ध्यान अपने आसपास पड़ता है। हजारों की तादाद में चूहे बाहर निकलना शुरू हो गया था। इस कारण से वे लोग उन चूहों को देखते हुए बोलते हैं, ये सब हो क्या रहा है और इतने सारे चूहे ये निकल कहां से रहे हैं, जल्दी इससे बचने की कोशिश करो। जबकि दूसरी तरफ उन लोगों के पीछे देखते हैं वे लोग इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं कि पीछे से आ रहा चू पर भी उन लोगों का ध्यान नहीं जाता और डेथ ब्रिंगर बड़े ही आसानी के साथ उन लोगों को अवॉइड करता हुआ मेन बॉस के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर कि वह मेन बॉस बिना किसी परवाह के शांति की नींद ले रहा होता है। लेकिन चू वहां पर पहुंचकर उसे उठाते हुए कहता है, अब जाग भी जाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम मेरे 3 गिनने तक जागते नहीं हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, कौन हो? डेथ ब्रिंगर बताता है, डेथ सोल एजेंसी असासिन। जो सुनता हुआ वह बुढ़ऊ बोलता है, क्या सच में? मुझे लगा था 10 साल पहले ही डेथ सोल एजेंसी डिसअपेयर हो चुका है। चू बताता है, हम बस थोड़े समय के लिए गायब हुए थे। वह बुढ़ऊ जिसको कि सुन बोलता है, ओह तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि उन बेकार से ग्रेट सेक्टों ने फिर से झूठ बोला है, लेकिन खैर बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चू कहता है, मैं यहाँ पर नेगोशिएशन के लिए आया हूँ, प्लीज हमें डेथ सोल एजेंसी को रिबिल्ड करने का एक और मौका दो। जिस पर कि वह बुढ़ऊ बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें खाने के लिए एक कटोरा देता हूँ तो मुझे इसमें क्या लाभ होगा? डेथ ब्रिंगर बोलता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। जो सुनता हुआ वह बुढ़ऊ बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था, लेकिन चू इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। तभी बाहर से एक आवाज आती है, लॉर्ड क्या आप ठीक हो? जिस पर कि वह बुढ़ऊ थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोलता है, आखिरकार बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? तो बाहर खड़ा बंदा बोलता है, हर जगह पर अजीब से चूहे आ चुके हैं, हम बस उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। वह बुढ़ऊ जिसको कि सुन बोलता है, तुम लोग मेरी नींद को खराब कर रहे हो, शोर मचाना बंद करो। तो बाहर खड़ा बंदा
कहता है हम इसके लिए माफी चाहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही इससे छुटकारा पा लेंगे। इतना बोलकर वह बंदा वहाँ से चला जाता है। आगे वह बुढ़ऊ बोलता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो डेथब्रिंगर बताता है मैं लॉर्ड ऑफ डेथ जोंगली चू हूँ। वह बुढ़ऊ जो सुनता हुआ बोलता है तो यह तुम्हारा नाम है? मैं काफी समय से उस पर्सन को देखना चाहता था जिसने कि बैगर सेक्ट को इतनी बड़ी झंझट में डाल दिया था, पर अब देखो तुम खुद यहाँ पर हो। ठीक है, मैं डेथ सेंटेंस को वापस ले लूंगा। और हाँ गाइस, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यह डेथ सेंटेंस वही 10 जस्टिसमेंट है या फिर कुछ और? क्योंकि इस मानवा के अंदर आधे से अधिक चीजों को बदल दिया गया है। जो कि स्टार्टिंग के चैप्टर में था वह अभी के चैप्टर में काफी कुछ बदल चुका है और काफी सारी चीजों को शॉर्टकट कर दिया गया है, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए अगर आप लोग कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाओ तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा इसे और भी ज्यादा क्लियर तरीके से बताने की। खैर डेथब्रिंगर बोलता है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हें यागिन के ऊपर से भी डेथ सेंटेंस को हटाना होगा। जो सुनता हुआ वह बुढ़ऊ बोलता है यागिन, क्या तुम्हारा मतलब है वह पर्सन जो कि मंगोल्स को लीड कर रहा है? मुझे बताओ आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है उसके साथ? डेथब्रिंगर बताता है हम साथ काम करते हैं। वह बुढ़ऊ जो सुनता हुआ कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे विश को पूरा कर दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो चू कहता है प्लीज मुझे बताओ। वह बुढ़ऊ जो सुन बोलता है मुझे तुम्हारा सर चाहिए। क्लियर तरीके से बताऊं तो तुम्हें एक दिन मेरे लिए अपने सर को दांव पर लगाना होगा। उसके रिप्लाई में डेथब्रिंगर क्या बोलता है यह दिखाया नहीं जाता, शायद उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। खैर हम कुछ देर बाद देखते हैं डेथब्रिंगर उसके कमरे से बिना किसी डर के बाहर निकल रहा होता है, जिस पर कि जब एक गार्ड का ध्यान जाता है तो वह तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है और बाकी के लोगों को भी अटैक करने के लिए बोलते हुए डेथब्रिंगर से कहता है जल्दी से अपनी आइडेंटिटी को रिवील करो, नहीं तो तुम्हारा सर यहीं पर अलग हो जाएगा। अपने गार्ड्स को इस तरह देख बुढ़ऊ बोलता है सारे लोग स्वॉर्ड को नीचे कर लो। जो सुनता हुआ वे गार्ड कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो वह बुढ़ऊ उन सभी को बताता है वह लॉर्ड ऑफ डेथ गेट है, उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करो। वे बंदे जिसको कि सुन अपने अपने स्वॉर्ड को अंदर कर लेता है और डेथब्रिंगर को अपनी रिस्पेक्ट शो करता है। वहीं डेथब्रिंगर पूरे शान के साथ वहां से जा रहा था, पर उसके इसी चाल के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। बाकी अगले एपिसोड को हो सकता है मैं कल डाल दूं, जो कि फर्स्ट सीजन का अंत होगा। बाद में मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करने वाला हूं, क्योंकि रिस्पॉन्स तुम लोग देख ही सकते हो। कई ऐसे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं किसी नई सीरीज को शुरू करो, वहीं जो लोग अभी भी इस सीरीज को देखते हैं वे बस देखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। कम से कम हमारी मेहनत के लिए आप लोग थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट शो कर ही सकते हो, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके। लेकिन खैर मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करोगे, इसीलिए चलिए बिना आप लोगों को और भी ज्यादा बोर करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।